अब बात उस एक शब्द की जिसने नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दिलों को जोड़ दिया, और ये शब्द है मां। मां के लिए प्यार सरहदों को भी पार कर जाता है। इस बात को नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने साबित कर दिया है। दोनों प्रधानमंत्रियों के दिलों में उनकी मां बसती है। शायद मां का यही एहसास है जो नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ को इतना करीब ले आया। मोदी ने शरीफ को एक ऐसे गिफ्ट के साथ भारत से विदा किया जिसने नवाज शरीफ के परिवार को भावुक कर दिया। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मां शमीम अख्तर के लिए एक पश्मीना शॉल भेजी है। नरेंद्र मोदी के इस गिफ्ट से नवाज शरीफ का परिवार काफी भावुक हो गया। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुद नवाज शरीफ ने जाकर अपनी मां को मोदी का भेजा हुआ ये तोहफा दिया है। नवाज शरीफ की मां शमीम अख्तर लाहौर में रहती हैं। नवाज शरीफ जब नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिले थे तब उन्होंने मोदी से अपनी मां को लेकर कई भावुक बातें कही थी। कैसे मां ने नमो और नवाज के दिलों को जोड़ दिया, ये आपके लिए जानना आज काफी दिलचस्प होगा। तुमने बुलाया और हम चले आए, कुछ इसी तरह से नवाज शरीफ दिल्ली आए और नरेंद्र मोदी का दिल खुश कर दिया। हाथ मिले, कुछ मुश्किल बातें भी छिड़ी गई, लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों के दिल जुड़े हैं मां के प्यार के उस एहसास से जो सरहद पार से नवाज शरीफ लेकर आए थे। यही वो तस्वीरें हैं जो नवाज शरीफ और उनकी मां के दिल को छू गई थी। नरेंद्र मोदी को मिठाई खिलाती मां हीराबा। इस तस्वीर की बात नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी से की थी, जिसके बारे में खुद 26 मई को शरीफ से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने सबको बताया था। शाम को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कई भावुक बातें मुझे बताई। नवाज शरीफ ने कहा कि वो इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार अपनी मां से मिलने जरूर जाते हैं। जब वो अपनी मां के साथ खाना खा रहे थे तो टीवी पर उन्होंने उन तस्वीरों को देखा जिसमें मेरी मां मुझे मिठाई खिला रही थी। ये तस्वीरें नवाज शरीफ जी और उनकी मां के दिल को छू गईं। उन्होंने मुझे बताया कि तस्वीरें देखकर उनकी मां बहुत भावुक हो गई थी। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ पहली बार मिले और ये मां के प्यार का एहसास ही था जो दोनों खुद को एक जैसा समझने लगे। मां शब्द के धागे ने मोदी और शरीफ को जोड़ दिया। मां की ऐसी तमाम बातें हैं जो नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के लिए एक जैसी हैं। नवाज शरीफ की मां शमीम की उम्र 90 वर्ष के करीब है। नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की उम्र 90 वर्ष से ज्यादा है। नवाज शरीफ की मां बेटे से दूर लाहौर में रहती हैं। नरेंद्र मोदी की मां बेटे से दूर गांधीनगर में रहती हैं। शरीफ हफ्ते में एक बार मां से मिलने जरूर जाते हैं। मोदी हर बड़े मौके पर मां का आशीर्वाद लेने जाते हैं। नवाज शरीफ के परिवार को मां के प्यार ने पिरोया है। नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के दिए संस्कारों से गढ़कर बने हैं। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को ऐसे नहीं जाने दिया। दिल्ली से जब नवाज को नमो ने विदा किया तो उनके हाथ में मां के लिए तोहफा भी रखा, लाइट ब्राउन कलर की ये पश्मीना शॉल। मोदी के दिए गिफ्ट ने नवाज शरीफ के परिवार को भावुक कर दिया। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने मोदी को थैंक यू बोला। थैंक यू वेरी मच पीएम नरेंद्र मोदी, मेरी दादी के लिए खूबसूरत शॉल भेजने के लिए। मेरे परिवार ने खुद जाकर ये उन्हें दी है। मोदी के भेजे इस गिफ्ट ने रिश्तों में गर्माहट भर दी है। इस गिफ्ट ने उस एहसास की गर्मी को बढ़ाया है कि सरहदों के इस पार या उस पार इंसान एक हैं, एहसास एक है। विदेश नीति में वैसे तो भावुकता की कोई जगह नहीं होती, लेकिन मां शब्द सरहदों से भी बड़ा होता है। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ दोनों ने ये बात साबित कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। मां का स्थान इस दुनिया में सबसे ऊपर होता है और इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दोनों प्रधानमंत्री अपनी अपनी मां के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिप्लोमेसीज। हो सकता है आज तक जो काम कोई ना कर पाया हो वो काम मां का प्यार कर दे, क्योंकि मां का प्यार सरहद के उस पार भी और इस पार भी
एक जैसा ही होता है। मगर जो माँ का जो प्यार होता है उसको ना वीजा की जरूरत है ना पासपोर्ट की जरूरत है। एक और अच्छी खबर, नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ ने जो पहला अच्छा कदम उठाया है वो ये है कि पाकिस्तान की पंजाब असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसके मुताबिक अब गुरु नानक के जन्मदिन को पब्लिक हॉलिडे के रूप में मनाया जाएगा। यहां हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं। अब बात नरेंद्र मोदी के उस लकी पेन की जिसे उन्होंने किसी को गिफ्ट कर दिया है। नरेंद्र मोदी के हाथ में एक पेन हमेशा रहता था और नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी के हर बड़े मौके पर अपना दस्तखत उसी लकी पेन से करते थे। नरेंद्र मोदी को यह पेन किसी सिद्ध पुरुष ने दिया था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उनके हाथ में वो पेन अब नजर नहीं आ रहा। सवाल यह है कि मोदी का लकी पेन कहां चला गया। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला पेन। अब मोदी के हाथ में वो पेन नहीं। कहां गायब हुआ मोदी का लकी पेन? इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी के हाथ में जो पेन है उसको ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी के हाथ में एक ऐसा पेन है जो हर बड़े मौके पर उनका साथ देता है। वडोदरा और वाराणसी में मोदी ने नामांकन भरने के लिए इसी पेन का इस्तेमाल किया था। मोदी ने तब कहा था कि यह पेन उनके लिए लकी है। मोदी को यह पेन किसी महापुरुष ने दिया था और कहा था कि इस पेन से मोदी नया इतिहास लिखेंगे। नया इतिहास तो बन गया और मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन पेन अब बदल गया है। इन दो तस्वीरों में साफ है कि मोदी ने पेन बदल लिया है। वडोदरा और वाराणसी में नामांकन के वक्त लकी पेन था, अब हाथ में काले रंग का नया पेन आ गया है। मोदी का लकी पेन कहां चला गया? इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी अपना लकी पेन गुजरात में ही छोड़कर चले आए हैं। मोदी ने गुजरात की नई मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपना लकी पेन गिफ्ट कर दिया। 22 मई को आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और साथ में दिया एक कीमती तोहफा। यह तोहफा वही लकी पेन था जो मोदी के लिए बेहद किस्मत वाला साबित हुआ। यानी मोदी का लकी पेन अब आनंदीबेन के हाथ में है और आनंदीबेन के हाथ में गुजरात का भविष्य है। मोदी के मैजिक से भरे पेन के साथ आनंदीबेन गुजरात को आगे बढ़ाएंगी। मोदी अब नए पेन से देश में मैजिक चलाने में जुट गए हैं। मोदी के मिशन के लिए उनका नया पेन कितना लकी होगा, ये अभी देखना होगा। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया। तो नरेंद्र मोदी अपना लकी पेन गुजरात में ही छोड़ाए और जो पेन उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लाया, अब उस कुर्सी पर बैठने के बाद नरेंद्र मोदी ने नए पेन का साथ ले लिया है और हो सकता है कि यह नया पेन नए युग की शुरुआत करे। लाल बत्ती लगी सफेद रंग की एम्बेसडर कार में बैठने का ख्वाब हर भारतीय देखता है, क्योंकि सफेद एम्बेसडर कार में बैठकर आम लोगों को भी खास होने की फीलिंग आने लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में सफेद एम्बेसडर कार ताकत का यानी पावर का प्रतीक माना जाता है। भले ही अब देश के नेता महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हों, लेकिन एम्बेसडर कार आज भी देश की ऑफिशियल यानी सरकारी कार लगती है और इसका अपना अलग ही रुतबा है। लेकिन अब
एम्बेसडर कार के दिन पूरे हो गए हैं और कभी देश के नेताओं की पहली पसंद रह चुकी एम्बेसडर कार का इंजन हमेशा के लिए ऑफ हो गया है। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होने से एम्बेसडर कार के दीवानों के दिलों को कितनी ठेस पहुंची है, इन सवालों के जवाब आज आपको जानने चाहिए, क्योंकि एम्बेसडर देश के लिए सिर्फ एक कार नहीं थी। इस शब्द में राजनीतिक शक्ति और भावनाएं कूट कूट के भरी हुई है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान में महंगी से महंगी विदेशी कारें इस देसी कार के आगे अपनी कीमत खो देती थीं। ये वो वक्त था जब देश के हर नेता की सिर्फ एक ही पसंद हुआ करती थी, सफेद कलर की एम्बेसडर कार। लेकिन अफसोस, करीब 40 साल तक देश की राजनीति पर राज करने वाली एम्बेसडर कार अब कभी स्टार्ट नहीं होगी। एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स का कहना है कि एम्बेसडर कार बनाना उसके लिए घाटे का सौदा हो गया था, इसलिए उसने एम्बेसडर कार का उत्पादन बंद कर दिया। एम्बेसडर कार का यूं अचानक चला जाना उसके दीवानों के लिए किसी शोक संदेश से कम नहीं है। वो बात गलत है, वो चलने दीजिए। एम्बेसडर देखिए, यहाँ पर जितना गाड़ी है सभी एम्बेसडर है, एम्बेसडर जा रहा है। आम आदमी वो किराए में सस्ता में जाते हैं। एम्बेसडर जैसा गाड़ी नहीं है, क्योंकि इसका काम आप चाहिएगा तो 10 रुपये में भी हो सकता है, 20 रुपये में भी हो सकता है। वर्ष 2004 में 9 लाख एम्बेसडर कार बिकी थी, लेकिन उसके बाद से ही एम्बेसडर कार की बिक्री कम होती गई और 2014 में हालत ये हो गई थी कि कोलकाता के उत्तरपाड़ा प्लांट में हिंदुस्तान मोटर्स के 2600 कर्मचारी एक दिन में सिर्फ 5 एम्बेसडर कार ही बना रहे थे। पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ 2214 एम्बेसडर कार ही बिकी थी। एम्बेसडर कार भले ही आउटडेटेड हो गई, लेकिन इस बेहतरीन कार के सुनहरे इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। 1957 में हिंदुस्तान मोटर्स ने पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा स्थित प्लांट में पहली बार एम्बेसडर कार का निर्माण शुरू किया। एम्बेसडर कार आजाद भारत की पहली मेड इन इंडिया कार थी। भारत की पहली डीजल कार भी एम्बेसडर ही थी। एक वक्त था जब एम्बेसडर कार नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की पहली पसंद हुआ करती थी। तब एम्बेसडर कार की 16% बिक्री सरकारी विभागों में हुआ करती थी। 1984 तक हर साल 1 लाख एम्बेसडर कार्स का निर्माण होता था, लेकिन इसके बाद आई मारुति 800 कार ने एम्बेसडर को कड़ी टक्कर दी। अगले 60 साल से ज्यादा के सफर में एम्बेसडर कार देश के नेताओं और आम लोगों की पहली पसंद बनी। लाल बत्ती लगी एम्बेसडर कार नेताओं को वीआईपी होने का एहसास करवाती रही। एम्बेसडर कार कैसे हिंदुस्तान के रगों में रच बस गई, इसे दिखाने के लिए मशहूर फोटोग्राफर रघुवीर सिंह ने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर एम्बेसडर कार की फोटोज खींची और फिर 2012 में उन्हें अ वे इनटू लाइफ नाम से फोटो बुक का रूप दे दिया। विश्वविख्यात फोटोग्राफर रघुराय के दिल में भी एम्बेसडर कार किंग ऑफ रोड्स की तरह ही बसी हुई है। 5 या 6 तो एम्बेसडर रहती थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो भारत सरकार का ऑफिशियल वाहन व्हीकल। हम उसको एक ऐसा डब्बा बोलते थे जो कहीं भी रिपेयर हो जाता था और कहीं से भी चल पड़ता था। तो ये था कि यूटिलिटी और साइज में वो काफी होलसम गाड़ी थी। आज भी कोलकाता और मुंबई में टैक्सी का मतलब एम्बेसडर कार ही होता है। आज भी जब कोई सफेद एम्बेसडर कार बगल से गुजरती है तो उसमें बैठे शख्स को बिना जाने ही वीआईपी मान लिया जाता है। ये एम्बेसडर कार का जादू है, लेकिन अब ये जादू हिंदुस्तान से गायब होने वाला है। यानी आम हिंदुस्तानी के सपनों की कार रही एम्बेसडर अब सिर्फ एक सपना बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस देश में करोड़ों लोग एम्बेसडर कार के साथ बड़े हुए हैं। एम्बेसडर कार की विदाई किसी के लिए भी आसान नहीं है और आज देश इस कार को भावुक विदाई दे रहा है। और आज ही देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रधान सचिव चुन लिया है। सख्त छवि वाले सीनियर आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव होंगे। मोदी सरकार में ये एक बड़ा और हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट है।
प्रमुख सचिव बनकर नृपेंद्र मिश्र प्रधानमंत्री और सरकार के बीच की अहम कड़ी का काम करेंगे। ऐसे में उनका बायोडेटा जानना आपके लिए जरूरी है, तो आज आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं नृपेंद्र मिश्र से। नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश काडर के 1967 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया है। इसके अलावा नृपेंद्र मिश्र के पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान की मास्टर्स डिग्री भी है। नृपेंद्र मिश्र कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर रह चुके हैं। वो 2009 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी टीआरएआई के चेयरमैन पद से रिटायर हुए थे। टीआरएआई के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने 2008 में तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा के फैसलों पर उंगली भी उठाई थी। नृपेंद्र मिश्र दूरसंचार और वित्त मंत्रालय में उच्च पदों पर भी रह चुके हैं। 1985 से 1988 के दौरान अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में वो बतौर इकोनॉमिक मिनिस्टर काम कर चुके हैं। उस वक्त नृपेंद्र मिश्र भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों की जिम्मेदारी संभालते थे। वो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार भी रह चुके हैं। और अब नृपेंद्र मिश्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बनकर अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे हम आपको यहां यह भी बताना चाहेंगे कि नृपेंद्र मिश्र को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त करने के लिए सरकार को एक अध्यादेश लाना पड़ा, क्योंकि टीआरएआई एक्ट के मुताबिक अगर कोई अधिकारी टीआरएआई का चेयरमैन या मेंबर रह चुका हो तो वो कभी भी किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में नृपेंद्र मिश्र को लाने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर टीआरएआई एक्ट के इस नियम में संशोधन कर दिया, जिसके मुताबिक अब टीआरएआई का चेयरमैन या मेंबर रह चुके लोग रिटायर होने के 2 साल बाद सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। और नृपेंद्र मिश्र को तो टीआरएआई चेयरमैन का पद छोड़े 5 साल हो चुके हैं। वैसे इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नृपेंद्र मिश्र को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाने के लिए सरकार कितनी आतुर थी। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1883 में आज हिंदुत्व शब्द के जनक विनायक दामोदर सावरकर का जन्म नासिक में हुआ था। उन्होंने देश की जाति व्यवस्था का विरोध किया था। सावरकर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार थे। उन्हें वीर सावरकर कहकर भी बुलाया जाता है। आज 1923 में मशहूर अभिनेता, निर्देशक और राजनेता एनटी रामाराव का भी जन्म हुआ था। उन्हें तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े चेहरों में से एक माना जाता है। उन्होंने 290 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और बाद में राजनीति में आ गए। एनटी रामाराव ने 1982 में तेलुगु देशम नाम की पार्टी की स्थापना की थी और 1983 से 1995 के बीच वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के अध्यक्ष हैं। 1999 में आज इटली के मिलान में 22 साल के रेस्टोरेशन के बाद लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग द लास्ट सपर को दोबारा दुनिया के सामने पेश किया गया था। और 1952 में आज ही के दिन ग्रीस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिल गया था। और 2002 में आज मार्स ओडेसी अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर बर्फ मिलने के संकेत मिले थे। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।